Hi everyone, a very good morning, good afternoon, guys. Who was singing? अविनाश तुम थे ना? मैं मेरा रूममेट था पागल सॉरी मैम। No, वो no, I don't think so. यस मैम। माई कौन था उसको बता नहीं था। Your roommate was singing क्या? Your roommate is also in inter या final में? मैम ही इज अ डॉक्टर। अच्छा, your roommate is doctor. यस तो वो तुमको ऐसे बोलता नहीं कि भाई तो इससे अच्छा इसमें ये कर लेता है, एमबीबीएस कर लेता, तो क्या कर रहा है, सीए क्यों कर रहा है, ऐसा ये सब? मैम। नहीं? वही तो रिग्रेट होता है, एमबीबीएस ले लेना चाहिए। मैम ही इज एक्चुअली माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर। अच्छा, okay. या And you both stay in hostel? यस मैम। Where exactly? In Delhi? यस मैम, दिल्ली। Okay, cool. And originally you are from? आई एम फ्रॉम एक्चुअली गुवाहाटी, असम। अच्छा, okay. या बट पेरेंट्स शिफ्टेड देयर या फिर लाइक पहले से ही गुवाहाटी पे ही हो, लाइक पेरेंट्स आर नो आल्सो बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर? आई शिफ्टेड टू गुवाहाटी, आई शिफ्टेड टू दिल्ली इन अक्टूबर लास्ट ईयर। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनली भी पेरेंट्स गुवाहाटी से ही है क्या, लाइक दे आर आल्सो बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर और दे आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया? नो मतलब माय फादर इज मारवाड़ी बट मॉम इज असमीज सो। अच्छा, ओके, कूल. You have a lot of influence coming to your accent also because of that, because I have like some northeast friends, and I had them during my articleship also, so they are originally from Bihar but they speak so well English because of the accent, and the most of the people in northeast they speak in English and they speak really good English ऐसे. तो वो बंदा ऐसे जब हिंदी बोलने के लिए आता था तो ही वुड बी स्पीकिंग लाइक सो मच इन बिहार लाइक भोजपुरी, बट वो इंग्लिश बोलता था तो यार मतलब गजब. तो लाइक वेरी ऐसा टू वेरी डिफरेंट एक्सट्रीम्स. All right. There are 2 to 3 topics that I wanted to take. First one was experience curve. बहुत छोटू सा topic है. Just in case chapter 2 से वो question, like you know, if they ask that question to you in the examination, then you should know how to answer it. Like you have to, आपको learn करना है meaning of experience curve, purpose of experience curve, and features of experience curve. ठीक है? And इतना याद रखना, जस्ट वन वर्ड में याद रखना कि जब भी हम एक्सपीरियंस कर्व का क्वेश्चन आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा, यू इन योर आंसर यू हैव टू राइट दैट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट. एक्सपीरियंस कर्व में हम क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन ऑन द बेसिस दैट कोई भी बिजनेस का एक्सपीरियंस गेन होने के बाद में ना दे एंड अप एडिंग सो मच वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट कि उनका कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन होने लगता है एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है. क्या बोला मैंने? एक्सपीरियंस कर्व में द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इस फिनोमेना पर होता है कि जैसे जैसे एक बिजनेस एक्सपीरियंस गेन करता है उनका कॉस्ट पर यूनिट इट स्टार्ट्स टू गेट रिड्यूस्ड और डिक्लाइन होने लगता है. ठीक है? एंड उनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल स्टार्ट टू इंक्रीज. ठीक है? सिर्फ इतना याद रखो. इसके बेसिस पे मुझे फटाक से क्वेश्चन बताओगे आप एक्सपीरियंस कर्व का. एनी क्वेश्चन अपने पास है? 2 3 क्वेश्चन उसके ऊपर. सेम बहुत सिमिलर क्वेश्चन ही है बट टेल मी फास्ट. हम तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी तो यही हुआ ना, उसमें भी तो ऐसा हाँ, ही होता सेम है। ही है, सेम ही है. But it's just a different way of writing, like you know, different persons will they give different theories, and उसका नाम change कर देंगे. So like you know, they will change the name. The concept is like almost same everywhere. So experience curve, economies of scale same ही है. So basically, अच्छा, not just the economies of scale कि just because हम ज्यादा production कर रहे हैं, that is one reason. Second क्या होता है, you also learn ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो आपने एक लर्निंग कर्व सुना होगा, लाइक यू नो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर अगर मैं कुछ बैच ले रही होंगी तो द अमाउंट ऑफ टाइम आई विल टेक टू कंप्लीट द सिलेबस विल बी लाइक रियली हाई. इन द नेक्स्ट बैच आई विल रिड्यूस बिकॉज आई एम स्टार्टिंग टू लर्न. सो लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व एक ही होता है. ठीक है? सो दैट कंसेप्ट ऑल्सो यू रिमेंबर ओवर हियर. नाउ जल्दी मुझे क्वेश्चन बताओ ना, विच पेज नंबर? Recording in progress. क्वेश्चन 2.9 नंबर पे. 18। हाँ। I'll share my screen. Did you guys complete your homework, all of you?
Yes, ma'am. एंड गाइस व्हेन आई गिव एनी फीडबैक टू यू प्लीज डोंट टेक इट वेरी पर्सनली. मुझे जस्ट इमिडिएटली कुछ अगर आपको लगता है कि आई नीड टू हाईलाइट समथिंग, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यू स्टिल हैव अ राइटिंग फ्रॉम ब्लू पेन, ऐसा मत करो. बहुत छोटा सा एडवाइस है ये, बट ये प्लीज सुन करके लो 2 सेकंड के लिए. मुझे किसी ने दिया था, और मुझे जिस बंदे ने दिया था ना, दैट पर्सन वाज संगीता कुमावत नाम है उनका, एंड शी इज वर्किंग विथ शिंडलर इलेक्ट्रिक्स इन बैंगलोर एट अ वेरी सीनियर लेवल. बट वो बंदी फर्स्ट अटेम्प्ट में ना CA में क्वालिफाइड है. ठीक है. और ये उस जमाने की है ना, जिस समय एक फैशन होता था कि अगर तुम CA कर रहे हो तो तुम साथ में CS और CA में कर ही लेते थे. लाइक लिटरली देयर वाज अ फैशन इन दिस इंडस्ट्री सम 20 years ago, 15 years ago, कि सभी अगर CA है तो CA में भी होते थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड लाइक लिटरली शी इज फर्स्ट अटेम्प्ट. और उसने मुझे ये बोला था कि यू बाय अ बंच ऑफ पेन्स. ठीक है. जो भी जिसपे भी आपका ग्रिप आता है ना, उसका 1-2 पेन नहीं खरीदने का. यू कीप अ बंच ऑफ पेन इन द लास्ट 1 month. ठीक है. उससे क्या होता है, आपके हाथ को वो एक पर्टिकुलर ग्रिप का आदत हो जाता है. देन व्हेन यू आर राइटिंग फ्रॉम दैट पेन ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टाइम, आप पूरा उसका लिड खत्म मत करो. ठीक है. हाफ यूज करो, रख दो. हाफ दूसरा पेन उठाओ, हाफ यूज करो, रख दो. सो योर पेन और योर हैंड्स, योर मोशंस के लिए ना ऑलरेडी उसको आदत है उस ग्रिप से लिखने की, और वो आधे आधे यूज किए हुए पेन से एग्जाम में लेकर के जाने का. सो समटाइम्स व्हेन यू चेंज पेन एंड यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम अ न्यू पेन, आपका ना स्पीड कम होता है. बिकॉज योर इट विल टेक सम टाइम टू अकस्टम टू दैट. बहुत छोटा सा चीज है, बट मैंने उसका ना इमेंस इफेक्ट देखा था. मेरे पास ना सेलो सेलो ग्रिप करके नहीं, मेगा टॉप. आई व्हेन आई यूज्ड टू राइट माय CA फाइनल एग्जाम, तो मेगा टॉप करके एक पेन आता है, वो मैं लिखती थी उसके ब्लैक पेन से. और मेरे पास ना ऐसे बंच में इतने ज्यादा पेन्स होते थे उसके, हाफ ऑफ यूज किए हुए. और मुझे कभी भी स्पीड का प्रॉब्लम, और अभी भी आप देखते होगे ना, मैं डिजिटल बोर्ड पे भी इतना फास्ट क्यों लिखती हूँ, क्योंकि मेरा CA एग्जाम से आदत है कि मेरा पेपर नहीं छूटना चाहिए कभी भी, अगर वो मुझे आता है तो. एंड आई राइट एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट. सो आई बिल्ड दैट हैबिट फ्रॉम देम. और अभी मुझे आईपैड पे भी लिखने में इतना दिक्कत नहीं आता है. हाँ, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग, बट एटलीस्ट मैं राइट नॉलेज प्रेजेंट करवाती हूँ. तो प्लीज हैव दिस हैबिट. ब्लू पेन सब यूज करना बंद कर दो. इफ यू आर यूजिंग ब्लू पेन, यूज इट ओनली टू मेक अ बॉक्स, अंडरलाइन. अदरवाइज राइट ओनली फ्रॉम ब्लैक पेन्स. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल यू आर राइटिंग ऑन द डिजिटल बोर्ड, चलेगा. और अभी दोज हु आर राइटिंग ऑन द डिजिटल बोर्ड, यू शुड ऑल्सो कम इन टू द पेन एंड पेपर मोड. लास्ट 1 month है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स. अगर नहीं है तो अभी जाकर के ना बाय द बंच ऑफ पेन्स फॉर यू गाइस, है ना. एंड यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर पेन टिल योर एग्जाम्स. पेन का मॉडल नहीं चेंज करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है आपको. एंड दोज हु आर राइटिंग द कॉस्ट FM पेपर, एटलीस्ट हैव 2 कैल्सीज अभी से आपके पास में. आपको मालूम नहीं है आपका कैल्सी कब गिव अप करेगा आपके साथ. आई हैव द वन वेरी क्रेजी स्टोरी जो मैं आपको एकदम बाद में बताऊंगी. चलो एक बार आते हैं यहाँ पर. Question number 18, explain the concept of experience curve and highlights its relevance in strategic management. ठीक है. और write a short note on relevance of experience curve. आपको ये केस सिनेरियो केस स्टडी के फॉर्म में पूछे, या फिर आपको सिंगुलर आंसर एक 1 सेंटेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों ही केस में आपको मीनिंग, फीचर्स, पर्पस अभी याद होना चाहिए. आप क्या बोलोगे? कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व is based on commonly observed phenomena. commonly observed phenomena, इसको बॉक्स में करो ताकि आपको याद रहे. ये क्या है वो फिनोमेना? दैट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट declines as the or business accumulates experience in terms of a cumulative volume of production.
द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। जैसे जैसे एक बिजनेस क्या करता है, एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करता है। किस चीज में एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करता है? इन क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। देयर वुड बी सर्टेन फैक्टर जिसकी वजह से हम ऐसा होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो रहा है। सो सच रीजंस, जिसको आप फीचर्स बोलोगे, दैट एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट्स फ्रॉम फैक्टर्स like what Avinash said, economies of scale. Second, learning curve. Then during that product life cycle, product redesigning की वजह से भी ऐसा होता है. And if there are any technological improvements. ठीक है, these are the four factors, four reasons जिसकी वजह से हमको कॉस्ट पर यूनिट में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है, रिडक्शन देखने के लिए मिलता है. वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेकंड इज लर्निंग कर्व, थर्ड इज योर टेक्नोलॉजिकल Product. improvements and product redesign. ठीक है, नाउ यू शुड बी एबल टू राइट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों आपको किसी बिजनेस के लिए काम आएगा, हाउ डू यू सजेस्ट दैट. सो यू विल राइट ड्यू टू एक्सपीरियंस, पर्पस लिखो यहां पर, है ना, हेडिंग पर्पस. ड्यू टू एक्सपीरियंस कर्व, large businesses in a industry tend to have lower cost per unit as compared to those of smaller businesses. Thereby gaining a competitive cost advantage. So the businesses grow करने के बाद में, like for example if you take HUL as an example, अभी HUL के प्रोडक्ट्स बनाना कितना ही डिफिकल्ट होगा. मतलब मैं शैम्पू साबुन नहीं बना सकती क्या? बना सकते हैं. A lot of people like people do manufacture and sell it on Instagram, but can they really compete with HUL? नहीं, because उनका cost of production बहुत high होता है. And large organization के पास में यही फायदा होता है कि they can reduce their cost per unit based on the experience and the technological improvement. With the smaller business find it very difficult. So इसके लिए to fight with the entities like large organization, it becomes a very big game जिसमें जाने के लिए it will take time. ठीक है, एक्सपीरियंस कर में इतना ही याद करना है आपको. एनी क्वेश्चन, लेट इट बी एनी क्वेश्चन, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है. आप क्विकली रीड करो अपने नोट से ये वाला कंसेप्ट. हाँ एवरीवन.
चलो, मुझे आप मैक्रो एनवायरनमेंट के एनालिसिस के लिए पेस्टल करके कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है क्या? ठीक है, सो वी आर गोइंग बैक टू वेरी बिगिनिंग ऑफ अवर चैप्टर 2, जिसमें हमको समझना था कि हम लाइक एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द बिजनेस, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, पूरा चैप्टर उसके ऊपर ही बेस्ड है। अभी जब व्हेन यू से बिजनेस एनवायरनमेंट, सो दे यू बिजनेस एनवायरनमेंट दैट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमने अग्री किया है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी of or a business environment can be majorly divided into the micro environment and the macro environment. मैक्रो एनवायरनमेंट की मैं से बात कर रही हूँ। अगर बिजनेस के एनालाइज करना है तो उसके लिए आपके पास में एक टूल है विच इज कॉल्ड एज द पेस्टल, राइट? यू हैव दैट इन योर चैप्टर 2 इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। हम क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहाँ पर। क्वेश्चन नहीं है ना, कोई बात नहीं। यूज द स्पेस ऑफ क्वेश्चन 9 एंड 10, क्योंकि क्वेश्चन 9 एंड 10 कोर कॉम्पिटेंसी का ही है। ठीक है, सो हमको बिकॉज लर्न करके रखना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ योर स्वॉट एनालिसिस, आपको पेस्टल लर्न करना पड़ेगा। दे मे आस्क इन द एग्जाम। सो अगर जगह होगा ना क्वेश्चन 9 एंड 10 का, क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर वो रिपीटेड क्वेश्चन है, सो प्लीज वहां पर ही यूज करो आप इसको। कट दिस क्वेश्चन प्लीज। एलिमेंट्स ऑफ पेस्टल फ्रेमवर्क। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द दीज 6 एलिमेंट्स: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, S stands for the social environment, T stands for the technological environment, L stands for the legal environment, and E stands for the environmental factors only. ठीक है, so क्विक एलिमेंट्स में सबसे पहले एक जितना एग्जाम के लिए हम याद कर पाएंगे उतना ही फोकस करते हैं एट दिस मोमेंट। हाउ मेनी आर देयर? प्लीज डोंट ड्रॉ दिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। ना, कोई मुझे एक बात बताएगा क्या कि पेस्टल एनालिस्ट, पेस्टल हम पढ़ क्यों रहे हैं? फ्रॉम वेयर, लाइक व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट?
कहीं पर हमने एक ओरिजिनली कुछ बिजनेस का एनालिसिस सोचा होगा, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट एनालिसिस हम ये फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं या फिर एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं. व्हाट इज दैट ओरिजिनल फ्रेमवर्क? बिजनेस के किस एनालिसिस का पार्ट बनता है पेस्टल? मैक्रो एनवायरनमेंट. SWOT एनालिसिस. बिजनेस के SWOT एनालिसिस का पार्ट बनता है पेस्टल अंडरस्टैंड करना. सो व्हाट यू सेड इज राइट कि हम सी वी आर ओवरऑल एनालाइजिंग द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में हमको ये एलिमेंट्स क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि अगर हमको बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट पता करना है, ठीक है. सो हमने क्या बोला कि यार अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट दे कम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऐसे कौन से एलिमेंट्स है विच कैन प्रोवाइड द opportunities and threat? इसको करने के लिए a business can apply a pestle framework, right? So first they have to understand the political environment. What does it mean by the political environment? Just a second, हाँ मैंने कुछ गलत लिखा है क्या पेस्टल में? P and legal, political and legal should have been the one only, no? एक बार स्टडी मैट में चेक करोगे क्या गाइस? सही है मैम. दिस इज राइट ओनली क्या? यस यस. ओके सो बेसिकली द एंटायर मैक्रो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट को ये 6 केस में लाइक 6 केस में बाइफिकेट कर दिया: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस. ठीक है. ये फ्रेमवर्क क्या करता है? ये फ्रेमवर्क बिजनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश, बिजनेस के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि हाउ अ बिजनेस कैन एक्चुअली हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. फॉर एग्जांपल पेस्टल एंड पॉलिटिकल क्या देखते हो? मतलब अगर आपको पता चले कि यू आर ऑपरेटिंग इन अ कंट्री, योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग इन अ कंट्री जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, गवर्नमेंट इज चेंजिंग एवरी 6 months, elections are happening every 6 months. So the moment government changes, business policies change, government policies changes, like the entire framework changes. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आपका बिजनेस कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है. एवरी टाइम दे आर पासिंग न्यू लॉज ओनली, एवरी टाइम दे आर एक्चुअली चेंजिंग द, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्बुलेंस जिस भी देश में होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट, कैन यू गिव माई एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री जिनका पास्ट 1 year में बहुत हॉरिबल सिचुएशन चल रहा था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी? बांग्लादेश. बांग्लादेश. ओके. देर इज वन Ukraine, नेबरिंग कंट्री ही है अपना. म्यांमार. नहीं. अफगानिस्तान. म्यांमार नहीं था ना? श्रीलंका. अफगानिस्तान भी था मैम. श्रीलंका. तालिबान से जब वो हुआ था तो Correct. गवर्नमेंट चेंज. Sri Lanka had a major crisis in past 1.5 year, जब मतलब the leader fled. I have a friend who is working as a medical representatives होते हैं, like for that she's working for a big organization into this pharmaceutical company, and she used to travel a lot to Sri Lanka. और क्या crazy situation हो गया था. The businesses were still running, but political instability की वजह से you can't even travel over there. कुछ भी. एंड इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, in order to get a cup of coffee जो आपको मार्केट में ऐसे 100 रुपए में मिल जाएगा, आप 1000 rupees पे कर रहे हो. शी हैड एक्चुअली पेड, फिर उसने कंपनी से रिम्बर्समेंट ले लिया, बट शी वॉज टेलिंग कि 1.5 years में मतलब इतना हॉरिबल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन देखा है उसने इस कंट्री में. एंड देन शी वाज लाइक टेलिंग अस कि हाउ हैविंग अ स्टेबल political environment can actually make people live peacefully in a country. So agar normal civil, like normal people, if they feel like that, think about a business point of view कि business कितना unstable हो सकता है if there is no political stability. ठीक है. So when you say political environment, you are thinking about the political stability. ठीक है. Government policies, current and future taxation policies,
We are only writing from the business point of view. And last is thrust of a political leader. ठीक है, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स? और ये दिस इज लाइक प्योरली हम बिजनेस स्टडीज ऑफ 11th and 12th पढ़ रहे हैं. कैन यू गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर? इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा तो करेक्ट. इंटरेस्ट रेट भी मैम. इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट. जब भी इंटरेस्ट रेट बोलो ना तो उसके साथ में एक्सचेंज रेट लगा दिया करो. मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं अपन. एक्सचेंज रेट्स. गुड. व्हाट एल्स? मार्केट एंड ट्रेड साइकिल. मार्केट एंड ट्रेड साइकिल. कंज्यूमर स्पेंडिंग. Strength of consumer spending. Demand and supply factors, right? चलो, सोशल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? कल्चर, Culture, ethnicity, religious factors. What else? डेमोग्राफिक्स. Demographics, very important. Social. We are learning from a point of view कि पेस्टल फ्रेमवर्क हमको बिजनेस एनवायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, राइट? सो व्हाट एल्स इन द सोशल एलिमेंट्स कैन इम्पैक्ट अ बिजनेस? कंज्यूमर एटीट्यूड एंड ओपिनियन. In a particular demographic, yes. Consumer attitude. लाइफस्टाइल, Sorry. लाइफस्टाइल में Lifestyle of people. Correct. Cultural trends. कल्चर या कल्चरल ट्रेंड्स इसमें ही ऐड कर सकते हो आप. मैम ब्रांड और टेक्नोलॉजी चेंज होने से. ब्रांड चेंज, टेक्नोलॉजी. Actually, brand and technology change, social brand change Environmental. is fine. Sorry. No, no. कभी आपने सोचा है the level of education people have in a society also impacts कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रन होने वाले बिजनेसेस कैसे चलेंगे, राइट? Education level is one of the important factors. Now think from the technological point of view. टेक्नोलॉजी जब भी सुना तो सबसे पहले आपको इनोवेशन ध्यान में आना चाहिए. इनोवेशन, ऑटोमेशन, R&D. पेटेंट को कॉपीराइट भी. R&D, पेटेंट, कॉपीराइट. What else? अभी like for example think from the current environment point of view, technological environment में अभी what is happening, everything is digital Digital. transformation हो रहा है. Correct?
लोगों की buying habits, payment habits, everything is done on phone. Then now think from the legal point of view. Laws and regulations, Laws and regulation, which laws and regulation? tariff, Sorry, business and corporate law, business and corporate law, employment law, employment laws, health and safety law, environment protection law. All of these laws can actually impact a business. Consumer Act, something. Consumer protection laws, right? Now, how does environmental factors come into the picture over here? energy consumption, Energy consumption, environmental issues, environmental issues, जिसको आप ब्रैकेट में क्लाइमेट चेंज लिखोगे. ठीक है. waste सस्टेनेबिलिटी, disposal, सॉरी, waste disposal, वेस्ट डिस्पोजल. सो बेसिकली आप एक वर्ड याद रखो, सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. सस्टेनेबिलिटी के अंदर आएगा आपका वेस्ट डिस्पोजल, कॉमा, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स. ठीक है. सो ऑल दीज फैक्टर्स for a business, if you like in order to have a proper macro environment analysis कि यार हमारे business को कैसे impact कर सकता, what are these factors जिसको we have to take care in order to survive, in order to sustain our business. A business thinks from all these, they have to think from all these angles. ठीक है. पेस्टल में आई थिंक इट इज कंपैरेटिवली इजी टॉपिक जो आपको सॉर्ट एनालिसिस में आप लिख लोगे इसके बारे में, बट जस्ट कीप दीज पॉइंटर्स इन योर माइंड. ये लिखने के लिए फिर आपका टाइम नहीं जाना चाहिए. Now, what is the third topic that I told you to cover, that we'll cover in the class? competitive landscape. कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप. कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप आपका जो डे 1 पे जो टॉपिक चला था, डे 1 या डे 2 पे टॉपिक चला था, उससे ही रिलेटेड है क्या? हाँ मतलब उसमें कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है, बस उतना ही है, टॉपिक ज्यादा नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ हाँ, करेक्ट. जिसके अंदर केएसएफ फैक्टर्स, की सक्सेस फैक्टर्स अपन ने पढ़ा था, वो था ना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. ओके. What else? Experience, attractiveness of the business. मुझे बताओ ना इसके अंदर का कौन सा टॉपिक ले सकते हैं दिस चैप्टर में, मतलब जो थोड़ा आपको ऐसा डिफिकल्ट लगता होगा टू लर्न एंड रिमेम्बर इन द एग्जाम. मैं क्या ऐसा टॉपिक ले लूं उसके ऊपर? एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का टॉपिक है क्या आपके पास में? दिस इज रिलेटेड. Yes, ma'am. You have this, no? Industry attractiveness experience का industry environment analysis, जहाँ पर पोर्टर 5 forces मॉडल है, attractiveness of industry है, experience curve and value creation है in your modules, right? ये आपके पास topics है. I was just going through the module. उसके अंदर एक topic है attractiveness of industry. By any chance do we have a question? फटाक से देखो ना जरा. यार I made you guys write the pestle in third chapter यार. I just realized, I'm so sorry यार. हाँ, this come to this ना. Question number 8 guys.
ये तो पोर्टर वाला क्वेश्चन है। The bargaining power of suppliers, अच्छा हाँ, determines an industry attractiveness and profitability. But we have studied porters ना, ये क्वेश्चन को यूज करे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 की जगह प्लीज कैन यू राइट दिस क्वेश्चन गाइस? एक क्वेश्चन लिखना आप इंडस्ट्री, आपको ये कीवर्ड्स मिलेंगे इन योर क्वेश्चन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का क्वेश्चन है। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस aims to define the industry's overall profit outlook, that is relative attractiveness or unattractiveness of industry. Explain. Okay, so good question can be asked for 4 marks or so. इसका बैक टू बैक हमको 2 क्वेश्चंस लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? फर्स्ट, अगर सपोज आपको इसका सिर्फ कंसेप्ट पूछा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के ऊपर से, सो यू विल आंसर द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. Industry and competitive analysis aims to define relative attractiveness or unattractiveness of industry. ठीक है? जब भी आप इंडस्ट्री या कंपटीशन का एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि यार लाइक डज दिस इंडस्ट्री हैज अ प्रोस्पेक्ट, कि जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ मुझे मेरा फंड इन्वेस्ट करके इस इंडस्ट्री पे जाना है, और यू आर फीलिंग लाइक नहीं 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 यार, दिस इंडस्ट्री डजंट मेक एनी सेंस, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, द कंज्यूमर डिमांड्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस, या फिर आई डोंट वांट टू रन माय बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एनी मोर, लाइक आफ्टर यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? So how do you analyze? We'll write the conclusion of industry prospects can be obtained by analyzing, ठीक है, फर्स्ट एनालिसिस कि उस इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है. द वेरी फर्स्ट थिंग ये आप देखिए यार, इफ इट द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी मैच्योर्ड, सो एंड मैच्योर्ड इंडस्ट्री में आप 2 to 3% ही ग्रो कर सकते हो. कितना ही ग्रो करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, आप कितना ग्रो करोगे? इज इट लाइक इफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज अ न्यू इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल ऐप डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी न्यू इंडस्ट्री, द मार्केट इज स्टिल नॉट मैच्योर्ड, राइट? For you, if you develop a nice application that has a lot of features, it's already also cheap, it doesn't have any bug, it solve a lot of problem for the consumers, automatically, like, you know, people starting from 12 years of age, 40 years of age, everybody will download your app and invest in that, like, you know, buy the subscription and everything. Why? Because the industry is still very new. So you have to understand the growth potential क्या है जिस industry में आप जाना चाहते हो. Growth potential of the industry.
ठीक है। फिर एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ग्रोथ है, सो ग्रोथ है तो यार प्रॉफिट मार्जिन में कंपटीशन का क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर मेरे कॉम्पिटेटिव फोर्सेस जो रहेंगे उनका स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। सो इफेक्ट ऑफ कंपटीशन ऑन प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। थर्ड, इन योर एनालिसिस, अगर कंपटीशन बहुत हाई है, सो अगर लाइक फॉर एग्जांपल इफ द कंपटीशन इज वेरी हाई, राइवल कॉम्पिटिटर्स आर टेकिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस डिसीजंस जिससे उनको प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, तो अगर वैसे एनवायरनमेंट पे आपका बिजनेस सरवाइव कर रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो। अब ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, वरना ऐसा तो आप एज्यूम नहीं कर सकते ना कि आपका कॉम्पिटिटर कुछ एक्शन ही नहीं लेगा, सिर्फ आईटी आप ही थ्राइव कर रहे होगे इन एनी बिजनेस, ऐसा हो नहीं सकता। So what you have to see is potential of the business, आपके बिजनेस का। ठीक है। किस चीज के लिए? इन कैपिटलाइजिंग ऑन द vulnerability ऑफ राइवल्स। अगर सपोज आपको पता चले कि यार मेरा कॉम्पिटिटर तो गया, लाइक दिस सिचुएशन इज नॉट हेल्पिंग दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर, उस चीज का फायदा उठा करके हाउ आई कैन ग्रो। ठीक है। फोर्थ, डिग्री ऑफ रिस्क in the industry's future. Do your risk analysis in that particular industry. Last is ability of the company to withstand and counteract the unattractive industry factors. ठीक है। आपको एनालाइज करना, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है अनअट्रैक्टिव है, आप फाइंड आउट करो इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ठीक है। कंपटीशन का प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट आता है, देन आपके बिजनेस का पोटेंशियल क्या है इन कैपिटलाइजिंग ऑन द वल्नरेबिलिटी। अगर आपका राइवल वल्नरेबल हो गया, मतलब उसका हालत खराब हो गया, तो उस केस में आप क्या फायदा उठा सकते हो। देन उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के फ्यूचर में रिस्क का क्या डिग्री है, क्या पोटेंशियल है, वो देखो। एंड लास्ट इज एबिलिटी ऑफ योर बिजनेस टू विथ स्टैंड एंड काउंटर एक्ट, अगर कुछ सपोज अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री फैक्टर्स आपके सामने आ गए तो। वंस ऑन दिस बेसिस यू एनालाइज कि लाइक अब आपने ये फैक्टर्स देख लिया, ये फैक्टर्स देखने के बाद में यू नो नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आई वांट टू गो इन अ पर्टिकुलर बिजनेस और आई डोंट वांट टू गो इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो वो डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? गाइज आर यू डन विद दिस कॉन्सेप्ट राइटिंग? पहले मुझे बताओ, बिकॉज आई वांट टू टेक इसके रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन लेना है मुझे, दिस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको सपोज क्वेश्चन कोई भी केस सिनेरियो आया, एंड ये आई एम यूजिंग क्वेश्चन नंबर 9 का न्यू एंट्रेंट वाला प्लेस, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसकी जगह पर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। हाउ अ बिजनेस मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और अनअट्रैक्टिवनेस। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत नेसेसरी नहीं है कि बहुत प्लेन आएगा कि सिर्फ आप बताओ कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अनअट्रैक्टिवनेस को कैसे एनालाइज करोगे। वो अगर आपको ऐसा सिचुएशन दे दिए कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, तो उस केस में आपको डिसीजन क्या लेना है, अगर ये क्वेश्चन आया। सो प्लीज नो हाउ टू राइट दिस आंसर। Decisions if
industry is attractive if industry is unattractive. ठीक है, decision if is the industry is attractive, industry is unattractive. अगर आपको मालूम है कि आप ऐसे बिजनेस में एंटर हो चुके हो जहां पर इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव और इफ यू वांट टू अट्रैक्ट if you want to go into that industry, you will do three things. First, expand sales efforts, because if the industry is attractive, industry in general is growing, you are going to grow only in that particular industry. ठीक है. Second, you have to invest in additional facilities and equipment as needed. ठीक है. एंड थर्ड, आपका फोकस रहेगा टू strengthen the long term position in the business. These three will be your decisions. कब? When the industry is attractive. If the industry is not attractive, you are already part of the business and you are now realizing that industry is not helping you, then certain decisions आपको लेने पड़ सकते हैं. या तो फिर you are thinking of going into that industry and you are like नहीं, this industry is not that attractive. So उस केस में पहली बात तो आप अपना एक्स्ट्रा पैसा डालने के पहले be very cautious. Invest cautiously into that particular industry. If you're already part of that industry, you have to look for the ways to protect profitability. Look for the ways to protect profitability. ठीक है. नाउ एक और चीज होता है, सी अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब मुझे जस्ट बताना कि इफ आई एम ऑलरेडी पार्ट ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री जहां पर इंडस्ट्री इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बहुत इजी नहीं है लोगों का उस बिजनेस में एंटर करना, बिजनेस ग्रो भी उतने फास्टर रेट पर नहीं होता है, डज दैट मीन कि मुझे उस बिजनेस से बाहर निकल जाना चाहिए इमिडिएटली? नो, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड माई crores of rupees into that industry एंड मुझे मालूम है कि ये गिन चुन के मतलब दीज मैनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर और इसमें हमेशा न्यू एंट्रेंट्स आते रहेंगे. आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड दिस पॉइंट. ये सवाल ये नहीं है कि आपको उस इंडस्ट्री में जाना है और आप चले गए तो बिजनेस से बाहर कैसे निकाले, बिकॉज क्लास में बैठ के ये डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, बट व्हेन यू हैव ऑलरेडी पुट योर 50 crore rupees 100 crore rupees into a particular business, you can't just get out of that business. ठीक है. तो सपोज आप ऐसी इंडस्ट्री में हो विच इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, और आपको उसमें ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, क्या करो? यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड बाइंग द स्मॉलर कंपनीज. आप साइज में खुद को ग्रो कर लो, बिकॉज इफ यू हैव ग्रोन इनटू द साइज, कॉम्पिटिटर आपसे फाइट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपका scale of business, scale of operation, level of production will certainly increase. Right? A lot of businesses do that. They go into merger and acquisition की बॉस हम छोटे छोटे, एक तो इंडस्ट्री वैसे भी अनअट्रैक्टिव है, इफ वी सर्वाइव बाय द स्मॉल बिजनेस करके बहुत सारे लोग काम करेंगे, इससे बेटर है लेट्स मर्ज. ठीक है, ताकि ब्रांड नेम बड़ा बन जाएगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट ब्रांड नेम वी विल गेट वॉट एवर प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर, हम सब शेयर ही करने वाले हैं. गिव मी एन एग्जाम्पल कि ऐसा आपने किस इंडस्ट्री पे होते हुए देखा है.
where a lot of like small businesses they merge into and they become one. Or give me a name of any this business name or brand name, मुझे दो like real life example से. मैम ऐसा हुआ तो है, बट वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है अभी, जैसे वोडाफोन आइडिया। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है वो वोडा लाइक टेलीकॉम? यस मैम। मतलब हो सकता है सबके एनालिसिस अलग अलग भी हो सकता है, बट आई पर्टिकुलरली फील ना कि उसमें वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम लेने की वजह से वो जो लाइक ओनली द रियली बिग प्लेयर्स कैन गो इनटू दैट इंडस्ट्री विद ना इजीली। हम कैसे लाइसेंस, अगर मतलब मेरा कल को मन है कि मेरा अपना लाइक सिग्नल होना चाहिए, टावर होना चाहिए, तो फॉर मी इट इज वेरी हार्ड टू गेट दैट लाइसेंस स्पेक्ट्रम ऑल्सो, राइट? वो 2G 3G 5G का वो बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब ओ, ऑब्वियसली मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, बट लाइक हो सकता है लोगों के पास पैसा है एंड दे कैन गो इनटू दैट। बट यस, वोडाफोन आइडिया हैज डन दैट कि इंस्टेड ऑफ लाइक दे हैव, बट when those two entities merged, they were already two giant companies, two different giant companies, and they merged. आपने ना मोस्टली ऐसा देखा होगा इन योर ओनली सीए इंडस्ट्री में ही ऐसा होते हुए कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल फैकल्टीज मिलकर के दे बिकम द बिग ब्रांड। मैम मैं वो नाम ले लूं, चलेगा यहाँ हाँ पे? हाँ हाँ हाँ। बेबी वर्चुअल ने जेके शाह के साथ मर्ज किया है। राइट, सो जेके शाह बॉट 51% शेयर ऑफ द बीबी वर्चुअल, राइट? और क्या हुआ, जेके शाह, बीबी वर्चुअल इज ऑलरेडी मुंबई में, लाइक मुंबई से ही ऑपरेट करते थे, उनका डिजिटल प्रेजेंस बहुत अच्छा था। जेके शाह डिड नॉट हैव दैट सच अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस because JK Shah is Mumbai physical famous classes. So like people from across India, they travel Mumbai to like for their articleship, they do their classes in JK Shah. But JK Shah, मुझे जहां तक मालूम है, they did not have such a strong virtual presence जितना BB virtuals का था। वही हुआ, so you also, he also like so Bhavar Borana sir got the benefit out of it, and the JK Shah also got the this out of it, and I think उन्होंने अभी क्या तो भी ब्रांड नेम, व्हाट इज द ब्रांड नेम, बी से आता है, वरांडा समथिंग कुछ तो नाम रखा है क्या अभी न्यू ब्रांड का? एनी आइडिया? आई हैव सीन दैट ऑन लिंक्डइन। उनके जो like the founder of JK Shah, he also he post a lot of time. I think Unacademy is also the same concept, right? So Unacademy is also like hiring a lot of like teachers, तुम अपना अपना पढ़ा रहे हो, उससे बेटर है यहाँ पर आकर के पढ़ाओ। मैम PwC एसपीसी ने भी किया था अभी तो। हाँ, exactly. So now you basically understood the concept, right? So at least आपको एग्जाम में ये याद रहेगा। मुझे बताना, हाँ, उसका मिलेगा तो क्या नाम है उसका, वरांडा या वर्डाना कुछ तो ऐसा नाम है उसका फर्म का, like that coaching classes का नाम is acquire smaller firms. Sorry, Veranda only, ma'am. veranda only, no? हाँ, acquire smaller firms if the price is right. wires। एंड इफ द इंडस्ट्री इज अनअट्रैक्टिव, तो आपको बिजनेस छोड़ के भागने का जरूरत नहीं है। यू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट? बिकॉज आपके पास में सेम रिसोर्सेस होते हैं, तो लाइक यू हैव द पीपल, यू हैव द मनी, यू हैव द मशीनरी, यू हैव द प्लेस, you switch to a different product. So diversification into more attractive business. ठीक है, लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि इफ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू इन द बिजनेस एंड यू फील कि आप जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे हो इट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, देन बिगिन टू लुक आउटसाइड द इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिकली उस इंडस्ट्री में जाने का ट्राई करो विच इज एक्चुअली अट्रैक्टिव, इट विल हेल्प यू आउट। सो पॉइंट 4 इज diversifying into different product, but the industry will remain same. This time in point 5 you are going out of that industry and like totally different product in a different industry पे जा रहे हो। मैम ये क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट में, बिगिन टू लुक, फिर आउटसाइड। आउटसाइड द इंडस्ट्री। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस वाला पॉइंट अपना खत्म हो गया, KSF खत्म हो गया था, वैल्यू चेन कर लिया था हमने।
वैल्यू चेन हो गया, का था, core competency भी। SWOT एनालिसिस की जगह हमने पेस्टल कर लिया है। लेट मी सी, बाकी जो है वो बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स है यार इसके अंदर। Now, you tell me, now we have two options. You want me to switch to chapter 3 from tomorrow, or you want me to cover more topics from chapter 2 tomorrow, and you will figure out कि कौन सा वो topic है। मतलब तो topic which you feel कि थोड़ा वेग कंसेप्ट है या इट इज डिफिकल्ट टू लर्न, सो आइदर चैप्टर 2 के रिमेनिंग टॉपिक में से मैं वो ले सकती हूँ, और इफ यू प्रॉमिस कि आप रिमेनिंग टॉपिक्स जो है, क्योंकि जो डिफिकल्ट वाला कंसेप्ट है या स्पेसिफिक कंसेप्ट है वो मैंने कवर कर दिया है, बट इफ यू फील कि आई कैन टेक इफ यू वांट मी टू टेक कंटिन्यू विद चैप्टर 2 एंड यू आर गोइंग टू टेल मी कि कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आई कैन टेक दैट टुमारो, और वी कैन गो टू चैप्टर 3 और चैप्टर 4। बिफोर दैट, कौन सा चैप्टर है जिसमें एडीएल मैट्रिक्स एंड जी मैट्रिक्स वगैरह है टॉपिक? कैन यू टेल मी द चैप्टर नंबर 3 और 4? 4. इट्स 4। ठीक है, सो टेल यू मेक द डिसीजन। आई वांट टू टेक दिस चैप्टर 4, जहां पर बहुत डिफरेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आता है। 100%, लाइक वो फोकट के 4-5 नंबर होते हैं, मतलब एज इट इज आपको लिखना है वो मैट्रिक्स के बारे में, एंड यू गेन मार्क्स, और यू वांट मी टू कंटिन्यू टुमारो। Shall we switch to chapter 4? I'll make the decision very easy for you. We'll switch to chapter 4. We cover all the important topics, and in the end जो बचा हुआ टॉपिक्स रहेगा ना हर एक चैप्टर का, वो बाद में ले लेंगे हम। चलेगा ना? Let's learn Yes. chapter 4 from tomorrow. I think that makes sense. Like starting में like whatever concept you didn't have from SM, at least अभी आपको वो आ गया है chapter 2 से, chapter 1 से, chapter 5 से, right? We switch Yes. to chapter 4 for next 2 to 3 days. कोशिश करते हैं all the important matrices जो है वो complete करेंगे, and then we'll go do chapter 3 later. Cool. मैं थोड़ा रात में आपको मैसेज कर दूंगी what topic I am going to take. Probably G और ADL लेते हैं कल. These 2 topics we can cover in 1 hour. ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स एंड आर्थर डी लिटल। Cool guys, audit guys, I'll see you in the next class. All right, chalo, bye everyone. Thank you so much for joining. Bye bye. Bye.